अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। जैसा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में जो स्टोरी सर्कुलेट कर रही थी गधों की खालों की गैर कानूनी फरोख्त और तिजारत का मामला था, जिसमें 7 मुल्जिमान को कस्टम कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिसमें खातून भी शामिल है। और तमाम ये जो मुल्जिमान हैं ये गधों की खालें मुख्तलिफ शहरों में और चीन भी एक्सपोर्ट करते थे और पहुँचाते थे और उसके बाद उन्हें बैरून मुल्क भी भिजवाया जाता था। तो गुज़िश्ता रोज़ 2 दिन पहले गुलिस्तान जौहर के इलाके में कार्रवाई की गई और के गोदाम में से तकरीबन 552 बोरियां बरामद की गई, जिसमें गधे की तकरीबन 4736 खालें बरामद हुई, जो कि करोड़ों रुपए मालियत की खालें हैं और इसे गैर कानूनी तौर पर स्मगल किया जा रहा था। और मुल्जिमान में चीनी बाशिंदा भी शामिल है, जबकि 6 पाकिस्तानी भी इस तमाम कार्रवाई में शामिल है। ये मामला क्या है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपको पहले वो दिखाएंगे, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ भी कराएंगे। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें इस मामले पर रिपोर्ट करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। जिंदा गधे की अहमियत अपनी जगह, लेकिन मरे गधे की खाल की मांग तो बैरून मुल्क है। गुलिस्तान जौहर में दुकान पर छापे के दौरान गधे की खालों के 10-20 नहीं, ये है 592 बोरे। हर बोरे में 8 खालें यानी गधे की 4736 खालें पकड़ी गयी। SSP ईस्ट फैसल अब्दुल्ला चाचड़ के मुताबिक एक चीनी शहरी चिंदाई इन खालों को बैरून मुल्क पहुँचाने का जिम्मेदार था। जो गिरफ्तार हैं वो 7 हैं, जिनमें से एक चाइनीज़ है मिस्टर तू और एक खातून भी इसमें शामिल हैं। उसके अलावा 5 और हैं। पुलिस के मुताबिक पंजाब से लाई जाने वाली खालें बैरून मुल्क भिजवाई जानी थी। एक खाल की कीमत तकरीबन 25,000 रुपए है और बरामद की जाने वाली तमाम खालों की कीमत 11 करोड़ 84 लाख रुपए है। पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी कारोबार में मुलविस लाहौर में मौजूद 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। ये जो खालें हैं इनकी टोटल मालियत जो है वो करोड़ों रुपए की बनती है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे साद बुखारी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे आगाही हासिल करते हैं। साद बुखारी, बताइएगा कि ये जो खालें बरामद की गई हैं इनकी मालियत जितनी है और अब जो है ये खालें जाहिर सी बात है तहवील में ले ली गई होंगी, इस बारे में साद बुखारी से तफसील जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मोहसिन भट्टी साहब ने, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भट्टी साहब, जिस तरह से हम बारहा बात करते रहे हैं, छापे मारे जाते हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जो गधे की खालों की फरोख्त का मामला इससे पहले भी सामने आया था, जिसके बाद गधों की खालों की फरोख्त के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। तो आपकी नजर में गैर कानूनी तौर पर ये जो फरोख्त की जा रही थी इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई, जो कि ये इतनी आसानी से फरोख्त हो रही थी, ना सिर्फ पाकिस्तान भर में बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट किया जा रहा था मुल्क भर से बाहर भी। तो आपको क्या मामला दिखाई दे रहा है, किसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा आपको लगती है इसमें? रमशा, इसमें सबसे जो मेजर इंसेंटिव है वो है हमारे हमसाया मुल्क चाइना का। चाइना जो है वो गधों की खालें बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है और पाकिस्तान में चूँकि गधे की खालें सस्ती मिल जाती थी और इन्होंने जब यहाँ पर डिमांड क्रिएट की तो वही खाल जो पहले 800 रुपये में 1000 रुपये में मिल जाती थी वो बढ़ के 20 से 25,000 रुपये में एक गधे की खाल पहुँच गई। अब जब इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो गया तो बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह में पानी आया, लालच आया। उन बेज़मीर लोगों के जो इस गोश्त के कारोबार में इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये सोचा कि हम इस गधे की खाल उनको दे देंगे, 20 से 25,000 रुपये में एक गधा मिल जाएगा और उसकी जो कॉस्ट है वो एक खाल में निकल जाएगी, जबकि जो 35 से 40 किलो गोश्त है वो हम मार्केट में बेच के वो मुनाफा कमा लेंगे। अब इस समय हमारा जो कानून था वो बहुत कमज़ोर था कि इस पे बेलेबल ऑफेंस था, अगले दिन जमानत हो जाती थी। मैक्सिमम जो जुर्माना हो रहा था वो 500 रुपया होता था, यानी आधा किलो गोश्त के बराबर जुर्माना होता था। तो जब ये सारे मामला थे तो इसकी वजह से ये कारोबार बहुत ज़्यादा फैला फूला। पिछले कुछ अरसे में हम 10 लाख से ज़्यादा गधे की खालें एक्सपोर्ट कर चुके हैं। फिर हुकूमत को होश आया, हम लोगों ने, आप लोगों ने, जब हमने आवाज़ें उठाई कि ये क्या हो रहा है खुदारा, ये गधे की खालें, ये गधे का गोश्त हमें ही खिलाया जा रहा है, तो फिर हुकूमत जागी और पंजाब में इस पे सख्त कानून साजी हो गई कि ये हो गया कि ये बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया कि इस पर जमानत नहीं होगी। देखिए
बिल्कुल। अच्छा, एक तो मसला ये भी है ना कि अगर 552 बोरियां हैं गधे की खालों से भरी हुई मिली हैं, तो इतने ही गधे फरोख्त भी किए जा रहे होंगे। तो सवाल तो यहाँ पर ये ना कि इनका गोश्त क्या मार्केट्स में सर्कुलेट हो रहा है, या दीगर जो कंपनीज हैं जो कि साबुन बनाती हैं, दीगर कंपनीज जो कि मुख्तलिफ अशिया में इस गोश्त को और चर्बी को इस्तेमाल करती हैं, वहां फरोख्त हो रहा है, या ये मार्केटों में भी जा रहा है गोश्त? ये मार्केटों में जा रहा है रमशा, कहीं पे कहीं साबुन में या किसी और चीज में गोश्त नहीं इस्तेमाल होता, वहां पे चर्बी इस्तेमाल होती है। ये मार्केटों में ये मुझे और आपको मुख्तलिफ शक्लों में मिलेगा। कई जगहों अगर इसकी निहारी बनेगी, अगर कबाब बनेंगे, अगर इसमें कीमे की सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा, तो उस रेशो के साथ कहीं पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे मसाले इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उसमें गोश्त का असल फ्लेवर पीछे चला जाता है, उन मसालों का फ्लेवर आता है, तो वहाँ पे इसका बिल्कुल पता नहीं चलता। और वजह ये है कि इसकी कि ये जो स्मगल हो रही है, स्मगल क्यों हो रही है? क्योंकि जब गवर्नमेंट जागी तो गवर्नमेंट ने इसकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। साहब रुकिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी कि देखें ये जो खाले हैं ये स्मगल क्यों हो रही हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे साद बुखारी ने हमें कराची से ज्वाइन किया है, वहां उनसे बात करते हैं। साद, ये बताइएगा, एक तो इतनी बड़ी तादाद में खाले पकड़ लें, मजीद कार्रवाई भी की जाएगी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि पुलिस क्या कह रही है, तफ्तीशी इदारे क्या कह रहे हैं कि खालें स्मगल क्यों हो रही हैं, और दूसरी जानिब ये जो इनका इतनी सारी बड़ी तादाद में गधे हैं जिनकी खालें बैरून मुल्क भिजवाई गई हैं, उनका गोश्त कहाँ गया? क्या कंपनीज को सर्कुलेट किया गया, ये मार्केटों में बिक रहा है? देखिए, अब तक की जो तहकीकात में बात सामने आई है उसमें पुलिस ने पहले रोज जब इब्तिदा में गिरफ्तारियां की थी, 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था जो पाकिस्तानी थे और एक चाइनीज था, उनसे 4,500 के करीब गधों की खालें मिली, जिन्हें कस्टम हुकाम के हवाले किया गया और उनकी जानिब से तफ्तीश की गई। तो ये मालूम हुआ कि इन खालों के बाद जो इनका गोश्त है वो पंजाब के मुख्तलिफ होटल्स को फराम किया जाता था। कंपनीज को फराम करने का इंकशाफ अब तक किसी मुल्जिम ने नहीं किया, लेकिन खास बात यह थी कि एक अली भैया नामी शख्स है जो दुबई से इनकी डील कराया करता था और दुबई से वो काम करता था। और इस दौरान तफ्तीश ये भी बताया गया है कि एक 10 रुकनी गिरोह और है जो गोश्त की फरोख्त में मुलव्वस है, गधे की, जो कराची और दीगर शहरों में काम कर रहा है। उस तक अभी पुलिस नहीं पहुंच सकी है। अब कस्टम हुक्काम को ये तफ्तीश दी गई है। इसके बाद कस्टम ने गुज़िश्ता रोज माड़ीपुर में भी एक छापा मारा और वहां भी एक वेयर हाउस से, गोदाम से मजीद गधे की खालें बरामद की। खालों से ये जेलेटिन और दीगर जो चीजें हैं कॉस्मेटिक्स की वो बनाते हैं और उसके बाद खालें बहुत महंगी फरोख्त की जाती हैं। और गोश्त जो है एक मखसूस ग्रोह है, वो मखसूस ग्रोह की ड्यूटी है कि उस गोश्त को मुख्तलिफ होटल में फराम किया है। तो अब तक की तफ्तीश में तहकीकात में ये बताया गया है कि ये जो गोश्त है ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में होटल्स को फराम किया जाता है। बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि ये वो होटल है। जो ये मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं इनकी निशानदही पर जिन्होंने होटल्स के नाम लिए हैं, जो मार्केट्स के नाम लिए हैं, वहां जो फरोख्त किया जा रहा है, तो क्या अब उनके ऊपर भी छापे मारे जाएंगे? इस हवाले से क्या कह रहे हैं हुक्काम? जी बिल्कुल, हुक्काम के मुताबिक जो जो निशानदेही की गई है दौरान तफ्तीश उसके हिसाब से बाकायदा तमाम मकामात पर छापे मारे जाएंगे। लेकिन फिलहाल होटल्स के नाम सामने नहीं आते हैं। हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा थर्डमैन मौजूद है, एक ऐसा डीलर मौजूद है जो इनसे गोश्त लेता है और लेने के बाद वो आगे सप्लाई करता है। तो जब उस तक रसाई हो जाएगी तो उसकी जानिब से मजीद नाम सामने आएंगे और ये मालूम हो सकेगा कहाँ कहाँ ये सप्लाई होता है। फिलहाल ये बताया गया है कि होटल्स कोई बड़े होटल, नामवर होटल इन लोगों को नहीं मालूम। इनका कहना यह है कि बस अड्डों और ट्रक अड्डों के जो होटल्स होते हैं जिस पे आमतौर पे सुपर हाईवेज पे गाड़ियां या मुसाफिर खाना खाते हैं, सबसे पहले उन होटल्स को फराम किया जाता है ताकि सस्ता गोश्त जाए और वहाँ पे खाना बेचा जा सके। और इनका ये कहना है कि जो डीलर इनसे लेता है वो अगर आगे किसी बड़े होटल को फराम करता हो तो फिलहाल वो इस हवाले से नहीं जानते। ठीक है, साद बुखारी हमारे साथ ही रहेगा। अली रजा सिप्रा ने मुझे ज्वाइन किया है जो कि डिप्टी कलेक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अली रजा साहब, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में खालें बरामद हुई, एक तो इसके स्मगलिंग की वजह क्या है और दूसरी जानिब ये कि क्या मजीद इंकिशाफात किए गए हैं कि इनका जो एक और गिरोह है उसे भी पकड़ा जाए, और ये गोश्त कहाँ सप्लाई हो रहा है इसके बारे में भी हमें बताइएगा। देखिए जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। मैं कुछ चीज़ों की थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ। एक्चुअली आपको पता है, हम सबको पता है कि कल पुलिस ने एक बरवक्त कार्रवाई की थी। हमारे पास भी ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि इस तरह का कुछ जो है वो सिलसिला शहर में चल रहा है। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि पुलिस ने इसको इंटरसेप्ट किया और बाद में जब तमाम खालें और इसके अलावा जो मुल्जिमान थे वो हमें हमारी तहवील में दे दिए गए। तो जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी तो उसमें एक मुल्जिम की निशानदेही पर ही हमने फौरी तौर पे ASO प्रिवेंटिव कलेक्ट्रेट में जो है वो माड़ीपुर के एक मेकशिफ्ट गोडाउन में जो है वो छापा मारा और वहाँ से हमें कोई 50 बोरियां मजीद जो थी वो डंकी हाइट्स की वहाँ से हमें मिली, जो कि बिल्कुल फ्रेश डंकी हाइट्स थी। तो इसका ये मतलब है कि ये मजमूम कार्रवाइयाँ जो हैं वो शहर में जारी भी थी
और इसके अलावा जो है ये लोग, ये ग्रोह जो था ये इसमें एक्टिव भी था। फिर फिलहाल जो हमारे सामने है कि बिल्कुल आगाज की बात है, इंशाल्लाह हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, हम जो भी इसके पीछे मुलव्विस ग्रोह है उसको इंशाल्लाह हम बेनकाब करेंगे कि ये मुल्क की साख को और हमारी जो आप ये समझ लें कि जो जहाँ तक गोश्त का मामला है, डेफिनेटली अगर ये जो जानवर हैं इनको स्किन किया गया है, इनकी खानें उतारी गई हैं, लेकिन अभी तक जो है ना हमारे सामने ये अभी तक तफ्तीश में कोई बात सामने नहीं आई। हम इसकी तय में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें जो है वो मालूमात पूछी जाएंगी, इंशाल्लाह वैसे वैसे हम आपसे के साथ शेयर करते जाएंगे। अच्छा अली, ये भी बताइएगा कि इससे पहले भी ये मुलजमान कई खाले फरोख कर चुके होंगे, तो क्या इनसे जो खालों के अलावा कुछ कैश वगैरह भी बरामद हुआ है, और क्या सिर्फ चीन के अलावा दीगर मुल्कों में भी ये खालें जा रही थी? जी ये कहना अभी इस वक्त जरा मुश्किल होगा कि हमारे पास जो लोग हमने अपनी तहवील में लिए हैं उनमें एक गैर मुल्की बाशिंदा है, बाकी सारे जो हैं वो लोकल लोग हैं। तो इसका मतलब है कि ज्यादा स्ट्रेस हमें इस बात पे देना है कि ये लोग किसके कहने पे काम कर रहे थे, किस तरीके से काम सर अंजाम दे रहे थे। और अभी तक जो हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ है वो ये हुआ है कि ये पंजाब से ज्यादातर ये यहाँ लाई जाती थी, और कराची लाने का मकसद ये भी हो सकता है जो बिल्कुल ऑब्वियस भी नजर आता है, लेकिन हम इसको मजीद हम अभी जो है उसको इसकी डिटेल लेंगे इनसे मुलजमान से। अच्छा अली, हमारे साथ ही रहेगा, मोहसिन भट्टी की जाने बढ़ना चाहूंगी जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, उनसे इस बारे में बातचीत होती रहती है। मोहसिन भट्टी साहब, आपसे मैं जानना चाह रही थी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि स्मगलिंग की वजह क्या है, आपसे ये जानना चाहती हूँ। स्मगलिंग की वजह रमशा ये है कि गवर्नमेंट ने चूंकि खालों की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी, तो अब ये लोग काफ़ी अरसे से, हमारे बहुत से ऐसे चाइनीज़ हैं जो मुख्तलिफ, जैसे कसूर है वहाँ पे खालों का कारोबार बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो टेनरीज के मालकान के ख़िलाफ़ बहुत से चाइनीज़ कोर्ट में गए हैं कि हमने इनको गधे की खालों का ऑर्डर दिया हुआ था, तो इनसे हमें खालें रिलीज़ करवा के दी जाएँ, ये हमने ऑर्डर लेके जाना है। तो अब चूंकि पाबंदी थी, वो लीगल चैनल से जा नहीं सकती हैं, तो इसलिए अब ग्रे चैनल का इंतखाब किया गया है कि वहाँ से इसकी स्मगलिंग के ज़रिए इसको निकाला जाए। तो ये है बेसिक मोटिव इसका, स्मगलिंग का। अच्छा, तो अब ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, और ये खास तौर पे कहा जा रहा है कि पंजाब से ज्यादातर जो गधे थे वो कराची लाए जा रहे थे, और हमने ये भी देखा कि जो गधे की औसत कीमत थी 18 से 20 हज़ार, वो बढ़कर 30 से 35 हज़ार तक हो गई। एक जमाने में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन थी, लेकिन उसमें खातिर खा कमी भी हमें दिखाई दी गई है। तो क्या आपको लगता है सिर्फ वजह यही है कि वहां से सारे गधे यहाँ पर लाए जा रहे थे, उनकी खालें फरोख्त हो रही थी? नहीं रमशा, उसमें यह है कि पंजाब में चूँकि इस थोड़ी सी पहले हमने कानून साजी कर ली, और वो कानून साजी ये की कि अब ये बेलेबल ऑफेंस नहीं रहा, नॉन बेलेबल हो गया, अब इस पर ज़मानत नहीं होती है, और जो 500 रुपया जुर्माना था उसको बढ़ा के 5 लाख जुर्माना कर दिया गया, और 8 साल कैद की सज़ा कर दी गई। ये कानून पंजाब में पास हो गया, उसकी वजह से पंजाब में गधे की स्लॉटरिंग में बहुत हद तक कमी हुई है। अब यहाँ पे स्लॉटरिंग नहीं हो रही है, दूसरे सूबों में ये कानून उस तरह नहीं है, वहाँ पे अभी तक पुराने कवानीन चल रहे हैं, तो वहाँ पे ये स्लॉटरिंग हो रही है। इसलिए ये कहना कि ये चीज़ें यहाँ पे स्लॉटर हो रही थी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। ये स्लॉटरिंग इसकी वहाँ पे हो रही थी, और वहाँ पे क्योंकि जैसे अभी रजा साहब ने भी बताया कि बिल्कुल फ्रेश खालें थी, तो ये यहाँ पे अब उस तरह स्लॉटरिंग नहीं हो रही है, ये उधर लोकल लेवल पे कहीं स्लॉटरिंग हुई है, उसको सरकारी महकमे इन्वेस्टिगेट करेंगे। 500 रुपए तक जुर्माना होता था, जो कि आधा किलो गोश्त की कीमत के बराबर भी नहीं है। तो अली रजा, आपसे ही जानना चाहते हैं कि जब कसम हुकाम ये कार्रवाइयां करते हैं और ये मामला अदालत में लेकर जाया जाता है, तो फिर क्या जुर्माना होता है? क्या जुर्माने की सजा यही है या इससे ज्यादा इनको सजा दी जाती है? अली रजा तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि उनसे भी जानने की कोशिश करें, और क्या सिर्फ वजह यही है कि जुर्माना बहुत कम है और आसानी जो मुलजमान इन कार्रवाइयों में मुलविस होते हैं वो ये 500 रुपए या थोड़े से पैसे देकर फरार हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा से इसी काम को कंटिन्यू करते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खबर के साथ रहिएगा।
हम खबर है सक्खर से, जहां 50 से ज्यादा मुलजिम हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजिमान ने असलहा भी रेंजर्स के हवाले कर दिया है। मुलाहिजा कर सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, सक्खर में 50 से ज्यादा मुलजिमान हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए। कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजिमान ने असलहा भी रेंजर्स के हवाले कर दिया है। सक्खर में 50 मुलजिम हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए हैं। ये मुलजिम कत्ल, डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस थे। मुलजिमान ने असलहा भी रेंजर्स के हवाले कर दिया है। सक्खर में 50 मुलजिम हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो गए। टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर आप देख सकते हैं, जिनके हाथों में हथियार लेकर अलम थमाया जा रहा है पाकिस्तान का, और चादर भी पहनाई जा रही है। सिंधी चादर पहनाई गई। कत्ल और डकैती, अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस अफराद कौमी धारे में शामिल हो गए। ये गई बैटरी, गुड्डो कोई दूसरी जुगाड़ लगा। अब जुगाड़ नहीं, वोल्टा चलेगी, क्योंकि वोल्टा लाया पाकिस्तान में पहली बार एडवांस टेक्नोलॉजी जुबिलस बैटरी। घंटों रोशन रखे और चले साला साल। वोल्टा, जुगाड़ का दौर। चुगताई लैब सेहत का नंबर 0311 456 789।
डिप्टी कलेक्टर कस्टम है, उनसे मैं जानना चाह रही थी कि जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जैसे कि मोहसिन साहब ने कहा कि 500 रुपए तक सिर्फ जुर्माना होता है, तो इसके बाद क्या होता है? आप लोग तो इन्वेस्टिगेशन के लिए दे देते हैं इन मुल्जिमान को, इदारों को पकड़ने के बाद, उसके बाद क्या सजाएं होती हैं? जी रमशा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक दो बातों को क्लियर करता चलूं। पाकिस्तान कस्टम्स का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि मुल्क की जो मईशी सरहदें हैं उनकी हिफाजत की जाए। वो डीजल की स्मगलिंग हो, वो गाड़ियों की स्मगलिंग हो, वो मनशियात की स्मगलिंग हो, हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी हमारे पास गाय हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम जो घिनौना अमल है इसको रोकें। अब ये एक फिनोमेना, जैसे आपको मैं इसी प्रोग्राम की वसातत से बताता चलूं कि आज सुबह भी हमने एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एक कार्रवाई की है जिसमें हमें लाइव टॉर्टोइजेस जो 350 के करीब है वो भी हमने अपनी तहवील में लिए। तो ये नए नए फिनोमेना हर रोज जो है वो हमारे सामने आते रहते हैं। वो भी एक मुसाफिर था जो कि कोयटा से क्रेट्स में रख के मासूम जानवरों को जो है स्मगल करने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ तो ये इन कछुओं की एक्सपोर्ट का क्या मकसद है? ये भी इसी तरह की दवाइयों वगैरह में और बार के ममालिक में जो है इसका इस्तेमाल है। ठीक, ठीक है। साथ मौजूद है मोहसिन भट्टी साहब, आपसे जानना चाहूंगी जी, क्विकली मुझे जवाब दीजिएगा। जी अली जी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जितने भी जराए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला हमारी ये कमिटमेंट है कि हम इस पूरे गिरोह को बेनकाब करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके तमाम फैक्ट्स को सामने रखने के बाद हम उसको अदालत के रूबरू पेश कर देते हैं। फिर अदालत जो है वो अपना आगे जो अपना प्रोसीजर है उसको जारी रखती है, सजाएं हैं या उनको जेल करना है। आपसे जानना चाह रही हूँ, देखिए ये जो गोश्त है यकीनी तौर पर, जैसे आपसे मैंने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में पूछा था तो आपने कहा कि बहुत कम कंपनीज को सारा मार्केट से फरोख्त हो रहा है। साद बुखारी ने भी हमें कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले या इंकिशाफ नहीं किया मुल्जिमान ने। तो अब लोग कैसे पहचान सकते हैं कि आखिरकार ये जो गोश्त मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है, आया ये गाय का है या ये गधे का गोश्त फरोख्त हो रहा है? अच्छा देखिए रमशा, सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं क्लियर करूं कि इसको गाय के गोश्त के यानी बीफ के का जो गोश्त है, बीफ के नेमुल बदल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसको मटन के नेमुल बदल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि प्राइस मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पे बढ़ जाता है। मटन 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये किलो तक दस्तयाब है। तो ये चीज़ अगर 400 रुपये किलो में देंगे तो बहुत से रेस्टोरेंट्स जो हैं या बहुत से शादी हाल जो हैं या मुख्तलिफ ऐसे जो न्यारियों वाले और हलीम वाले हैं वो उनके मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको ज़्यादातर जो है कीमे की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर गोश्त की सूरत में हमें जहाँ पे मिलता है तो इसकी जो पहचान है वो ये होती है कि इसके गोश्त में स्टिफनेस नहीं होती है। यानी अगर आप एक मटन की बोटी लें, वो अगर आप अपने हाथ में ऐसे रखें तो उसमें एक अकड़ होगी, तड़ होगी, वो आप यहाँ पे खड़ी रहेगी। लेकिन जो इसके वाला जो गधे का गोश्त है, इसके रेशे बड़े सॉफ्ट होते हैं। इसको जैसे ही आप यूँ करेंगे ये ढलक जाएगा, ये गिर जाएगा। एक पहचान। दूसरी ये है कि इसका जो कलर है वो पर्पलिश कलर होता है, डार्क पर्पल कलर का जो है वो इस पर्पलिश कलर होता है इसके गोश्त का। और तीसरा ये है कि ये पकेगा जब तो उस गोश्त में मिठास की मिकदार ज़रा ज़्यादा होगी। यानी आमतौर पे गोश्त मीठा नहीं होता है, इसका गोश्त जो है वो जायके में भी मीठा होता है। तो ये 3 मेजर पहचाने हैं कि अगर वहाँ पे कहीं पड़ा हुआ नज़र आ जाए अगर इस तरह के कलर का, तो समझ जाएं कि ये कसाई या ये शख्स ये इस तरह का गोश्त इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा मोहसिन, अभी पंजाब भर में इसकी फरोख्त ज़्यादा है, तो ये भी बिल्कुल यकीनी तौर पे कहा जाता रहा है कि बहुत ज़्यादा फरोख्त हो रही है, छापेमार कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं, पकड़ते भी रहते हैं बार बार इसको। तमाम चीज़ें कार्रवाइयाँ अगर बर वक्त कर ली जाएँ तो यकीनी तौर पर बहुत सारी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। आपने बड़ी वैलिड बात की, बड़ी आगाही आपने फराहम की लोगों को कि अगर वो मार्केट जाएँ तो पहले ज़रा शनाख्त कर लीजिए कि आया गोश्त जो है वो सही फरोख्त किया जा रहा है या जो है गधे का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। पंजाब में इसके बाद वापस आते हैं, जरा किसानों की भी बात करेंगे। वो फैसलाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, उनके कुछ गंदम की जो खरीदारी है उसमें भी ताखीर हो रही है। तमाम मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट
न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। मैं भी एक टेस्ट देखूंगा कि क्या करता है। इवन शांगले वालों ने कह दिया कि हम आएंगे। बुनीर का सरजमीन खान या बेटा उन्होंने मेरे सबको कहा कि नहीं देखना है, और मुझे आप पर यकीन भी था, आपके इस इखलास, जज्बे और वलवले पर यकीन भी था। आज आपने साबित कर दिया है कि आप चाहते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, आप चाहते पी मिलन को। मैं तो इसके मेरे साथ अल्फाज ही नहीं कि आज आपके लिए अदा करो कि आप कितने जोश वलवले से और कितने जज्बे से निकल आए। मेरा बानी सड़क के हम वरना जोड़ खड़े मैं अपनी प्लीज मैं आज अपनी ये तकरीर 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ। उसी तरह नहीं जो आज कल एक ट्रेंड बना है और जो इमरान ने ट्रेंड बना दिया है कि उनकी अपनी कोई कारकर्दगी और परफॉर्मेंस है ही नहीं, और जिस जगह जाता है तनकीद से शुरू करता है। मैं सबसे पहले अपने और अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और अपनी पार्टी पी मिलन को उनकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को सामने रखना चाहता हूं कि 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टेक ओवर किया और पी मिलन की हुकूमत आई, माशाल्लाह उस दिन से लेकर आज तक कितनी बेहतरी आई पाकिस्तान में। बड़े इश्यूज और चैलेंजेस जो सबसे लैब सेहत का नंबर 031111।
तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा भी। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24। आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे कि ये जो मामला है कि गंदम की खरीदारी में ताखीर हो रही है और हुकूमती पॉलिसियों की वजह से जो बारदाने के हुसूल है उसमें मुश्किलात की वजह से किसान ख्वार होकर रह गए हैं। फैसलाबाद में उन्होंने एहतजाज किया है और वो ये कह रहे हैं कि महकमा ज़राअत के अफसरान ने हमेशा जनूबी पंजाब के किसानों को नजरअंदाज किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से जनूबी पंजाब के काश्तकारों के लिए रिलीफ के दावे खोखले साबित हुए हैं। और वजीर आला पंजाब से ये किसान मुतालबा कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब के छोटे काश्तकारों को माली नुकसान से बचाने के लिए जो बारदाने की तकसीम है उसे मुनसिफाना तरीके से किया जाए और जो रेट उन्हें दिए जाते हैं उसी रेट पर उसकी खरीदारी की जाए, और वरना वो मुकम्मल तौर पर हड़ताल करेंगे और मराकज़ को बंद कर दिया जाएगा। इसी मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चले। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हैं जफर मोहसिन भट्टी साहब, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, वो तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। कंट्रोलर न्यूज साउथ जमशेद रिजवानी साहब भी हमारे साथ कुछ ही लम्हों में मौजूद होंगे। सबसे पहले जफर डोगर साहब आपकी जानिब बढ़ना चाहते हैं। किसानों ने एहतजाज किया है और वो ये कह रहे हैं कि अगर जो रेट फिक्स किए गए हैं जो कि 1300 रुपए हैं, अगर उस पर बारदाने की तकसीम नहीं होती और खरीदारी नहीं होती तो फिर किसान अपने एहतजाज को मजीद तवील कर देंगे। इस वक्त क्या सूरत हाल है और किसानों के क्या मुतालबात हैं, हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, साउथ पंजाब के हवाले से तो जमशेद रिजवानी साहब ही बता सकेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। यहाँ वस्ती पंजाब की बात मैं बता देता हूँ। फैसलाबाद डिवीज़न की जो सूरत हाल है, यहाँ अभी 1-2 दिन पहले भी मुजाहरा हुआ था और किसानों का ये था मुतालबा कि उन्हें बारदाना जो है वो दिया जाए, क्योंकि बारदाना की तकसीम का मामला एक ऐसी चीज़ है
जिस पर हर साल ही मसाइल का सामना होता है। हर साल काश्तकारों को अपनी गंदम फ़रोख्त करने के लिए महकमा खुराक के दफातर का चक्कर लगाना पड़ते हैं, जो मराकज़ ख़रीदारी कायम किए गए होते हैं उनके चक्कर लगाना पड़ते हैं। गवर्नमेंट कभी भी वन विंडो ऑपरेशन शुरू नहीं करती, हालांकि बड़े दावे करती कि हम किसानों के अब किसान दोस्त पॉलिसियाँ ला रहे हैं, किसानों के लिए काफ़ी वो इक़दामात का ऐलान भी करती है, लेकिन अमलन सूरत हाल ये होती है कि काश्तकार जो हैं, किसान जो हैं, वो बारदाना हासिल करने में उनको बहुत पेचीदा मराहल से गुजर कर उन्हें बारदाना मिलता है। यही वजह है कि काश्तकारों को मुजाहरे भी करने पड़ते हैं और शदीद इस पे प्रोसेस पे एतराज़ भी करना पड़ता है। फैसलाबाद की अगर बात करें तो फैसलाबाद डिवीज़न का गंदम की ख़रीदारी का जो हदफ है कुल, वो 50,04,000 बोरी है। तो फैसलाबाद की जो उसमें से जो फैसलाबाद की जो गंदम खरीदी जाएगी वो 14,90,000 बोरियां होंगी। और इसी तरह झंग की अगर बात करें तो 19,70,000 बोरियां, टोबा टेक सिंह से 10 लाख बोरी गंदम खरीदी जाएगी। और चन्योट जो हमारा ज़िला है वहाँ 5,80,000 गंदम की बोरी खरीदी जाएगी। और कुल 40 मराकज़ बने हैं अब तक गवर्नमेंट ने जो बनाए हैं इनकी खरीदारी के लिए, लेकिन प्रोसेस इतना पेचीदा है, इतने सख्त मराहल से जनूबी पंजाब में क्या सूरत हाल है? जमशेद रिजवानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी जमशेद, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है और वहाँ पर किसानों के क्या हालात हैं, वो हमें आगाह कीजिए। डोगर साहब बात कर रहे हैं, यहाँ भी कोई हालात ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। और मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर अभी जो ख़रीदारी है हुकूमत की तरफ से, सरकारी जो ख़रीदारी मराकज़ हैं उन पर ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी। सिर्फ बारदाने की तकसीम का अमल ज़रूर जारी है, लेकिन अभी तक मुल्तान डिवीज़न के जो 48 मराकज़ जो कायम किए गए हैं उसमें से किसी एक पर भी जो किसानों की जो फसल है उसे जो पैदावार उन्हें हासिल हुई है उनमें से एक बोरी भी अभी किसी मरकज़ पे नहीं पहुंची है। और ये सिर्फ, और इसके अलावा जो खुद बारदाने के हसूल में जो मैकेनिज़्म है काश्तकारों को और उसको उस हवाले से जिन मुश्किलात का सामना है वो खुद एक बड़ा इशू है। इस वक्त अमलन बात यह है कि यहाँ का जो ग्रोअर है जनूबी पंजाब का, मुल्तान डिवीज़न के जो मुख्तलिफ अजला हैं उसका, वो व्यापारियों के दरमियान में और जो फ्लावर मिल मालकान हैं उनके हाथ मजबूर है, अपनी गंदम सस्ते दामों बेच रहा है। और जो 1300 रुपये फी मन जब हुकूमत ने कहा था कि हर काश्तकार की सारी गंदम खरीदी जाएगी, दाना खरीदा जाएगा, तो इस वक्त तक तो नहीं, अलबत्ता 1100 साढ़े 1100 के दरमियान में व्यापारी और फ्लोर मिल मालकान उसका जो फसल है वो खरीद रहे हैं। जी अच्छा मोहसिन, आपकी नज़र में ये सारा मामला क्या है? क्या इसमें भी बीच में करप्शन हो रही है या जो किसानों के जो इनके हुकूक है वो नहीं दिए जा रहे? क्योंकि हर साल ही हम देखते हैं कि जब गंदम की कटाई का मामला आता है, खरीदारी का मामला आता है तो किसान सड़कों पर होते हैं। रमशा, एग्जैक्टली करप्शन ही हो रही है। आप देखें कि 15 अप्रैल डेट दी गई थी कि 15 अप्रैल से बारदाने का अजरा किया जाएगा और किसानों को बारदाना दे दिया जाएगा। और 15 अप्रैल से 2 हफ्ते पहले से बाकायदा बोलियां लगनी शुरू हो गई थी कि इतने लाख बोरी जो है वो 100 रुपये 150 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से जो व्यापारी उठाना चाहे वो हमारे से उठा ले, और उसके लिए कोई कानूनी शराइत की ज़रूरत नहीं है। जो पैसे दे देगा वो उसको इतनी बोरियां जिस शहर में से, पंजाब के जिस शहर में से कहा जाएगा वहाँ से उसे उठवा दी जाएंगी। और मैं ये बात पूरे सबूतों के साथ कह रहा हूँ, ऐसे नहीं बात कह रहा। अब जब ये सूरत हाल होगी रमशा, तो मुझे ये बताएं कि जानबूझ के किसानों को डिस्करेज किया जाएगा और उनको मजबूर किया जाएगा कि वो इस आड़तियों के पास जाएं, इन व्यापारियों के पास जाएं, इन फ्लोर मिलों के पास जाएं और उनको 150 रुपये 200 रुपये मन कम कीमत पे उनको ये बेचने पे मजबूर किया जाता है। उनको तंग किया जाता है कि वहाँ पे जब खरीदारी नहीं होगी, किसान के पास होल्डिंग पावर नहीं है। किसान, हमारा 90% किसान तो छोटा फार्मर है, वो होल्ड नहीं कर सकता क्रॉप, वो मजबूरन जो है वो इन्हीं लोगों के पास जाएगा और ब्लैकमेल होगा। और यहाँ पे जब इनको लाख लाख बोरी मुख्तलिफ मनपसंद व्यापारियों को उठवा दी जाएगी रिश्वत लेकर, तो वहाँ पे वो पता चलेगा कि मैं एक अगर किसान हूँ तो मेरे नाम पे तो ऑलरेडी बारदाना इशू हो चुका हुआ है, मैं वहाँ पे जाऊँगा मुझे वो टरखा देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि देखे ना, ये जो सब कुछ हो रहा है या जो किसानों को डिस्करेज किया जा रहा है, जमशेद रिजवानी साहब, क्या इसके जो बराह रास्त फायदा हुकूमत उठा रही है, जो बीच में डीलर्स मौजूद हैं वो यहाँ पर मामलात खराब करते?
देखिए रमशा, दोनों को फ़ायदा हो रहा है। मोहसिन साहब ने बड़ी डिटेल बात की है। अगर हम इसको और आगे बढ़ाएं, हुकूमत को फ़ायदा क्या हो रहा है? हुकूमत ने जितनी गंदम ख़रीदनी थी और उसको जितने पैसे ग्रोअर्स को अदा करने थे वो कम गंदम ख़रीदेगी। मुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ कि मुल्तान में 9 लाख मीट्रिक टन की पैदावार का अंदाज़ा है मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में कि जी गंदम पैदा हुई है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने ख़रीदारी का जो हदफ मुकर्रर किया है वो 2,27,000 मीट्रिक टन है। तो ये जो बाकी है, जाहिर है कि उसको जो व्यापारी है, फ्लोर मिल मालकान हैं, उनके रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। और ये एक मैंने आपसे जैसे शुरू में बात की कि एक मैकेनिज्म ही ऐसा है कि आप डिस्करेज करें, जितनी भी गंदम है वो मैक्सिमम ग्रोअर जो है वो जल्दी से बेच दे बाहर, सब्र नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने कहा कि होल्डिंग पावर नहीं है, जो ग्रोअर्स गंदम के फौरन बाद कपास काश्त करना चाहते हैं उनके पास वक्त नहीं है। तो ये उसकी जो पोजीशन है वो काफ़ी एक्सप्लॉइटिंग है ग्रोअर के लिए। तो ये एक मैकेनिज्म इस तरीके से। और फिर एक और अहम तरीन मसला है, जो हुकूमत है वो सिर्फ क्या कर रही है कि हुकूमत सिर्फ फी एकड़ 10 बोरियां जारी कर रही है, बारदाना जारी कर रही है ग्रोअर को, जबकि और उसमें 2.5 मन जो है एक आती है जो वज़न आता है उसमें, तो 25 मन वजन उठा सकती है, बेच सकता है ग्रोअर। लेकिन जो फी एकड़ पैदावार है वो है 50 मन। तो 25 मन तो वो पहले ही व्यापारियों को या फ्लोर मिल मालकान को देना था। जो बाकी 25 था वो भी पूरी तरह लिफ्ट हुकूमत नहीं कर सकती क्योंकि उसका बारदाना कम मिल रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ज़फ़र, अब ये हमने ये देखा कि एहतजाज किया गया मुख्तलिफ ज़िलों में और फैसलाबाद में इसकी ज़्यादा हमें शिद्दत दिखाई दी गई। तो किसानों से जब मुजाहरा कर रहे थे तो उनसे मुलाकात के लिए क्या कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुंचा या उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं, आपके जो मसाइल हैं उन्हें हल करवाया जाएगा, या वो सिर्फ मुजाहरा करके चले गए? यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि मुजाहरीन अपना एहतजाज करते हैं और उनसे कोई बात करने भी आ जाता है। लेकिन यहाँ सूरत हाल ऐसी रही कि जब भी ऐसे मुजाहरे हुए फैसलाबाद में, किसी ने उनको ना तो मुज़ाकरात उनसे किए और ना ही किसी किस्म की कोई यकीन दहानी कराई। बहुत ही मजबूर है, जैसे जमशेद बता रहे थे, बहुत इनकी परचेजिंग पावर जो है, इनकी जो बारगेनिंग पोजीशन नहीं होती, ये होल्डिंग पावर नहीं रखते, तो इनको मजबूरन एक एहतजाज के बाद हर सूरत एक लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर अपनी गंदम बेचनी होती है। तो वो ब्लैकमेल होते हैं और गंदम बेच देते हैं। इसी तरह ऐसा हुआ है, किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात किसी किस्म के किसी मुजाहरीन से नहीं किए गए और वो मुजाहरे हुए, लेकिन उनका मामला अभी तक हल नहीं हुआ और बारदाना की तकसीम में जो बेज़ाब्तगियाँ और बेकायदगियाँ सामने आई हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। अगरचे बहुत दावे हैं कि बहुत शफाफ है अमल, लेकिन पेचीदा है अमल और उसकी वजह से बहुत से जो मराकज़ ख़रीदारी हैं वहाँ अपडेटेड डाटा नहीं है किसानों का, गिरदावरी की जो लिस्टें हैं वहाँ किसानों के नाम नहीं हैं, और इसके अलावा जो पहले दिन दरख्वास्त देता है किसान, फिर उसका लिस्टों में नाम आना होता है, उसके बाद उसने बैंक में ज़र ज़मानत जमा करवाना है, फिर जाके अगले दिनों देखेगा स्क्रोल लिस्ट में उसका नाम आ रहा है, 5वें दिन 6ठे दिन जाके फिर वो बारदाना लेने के लिए जाएगा। अगर खुशकिस्मती से उसका नाम उसमें आ गया तो ये वन विंडो ऑपरेशन वक्त की ज़रूरत थी जिसको नहीं किया गया। गवर्नमेंट को ये चाहिए था और काश्तकारों की ये डिमांड होती, सादा लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो प्रोसीजर जो होता है तकसीम का बारदाना की का वो हमेशा सादा होना चाहिए, वो नहीं रखा गया, इस वजह से बहुत से लेकिन एक जरा देखें, ये लोग बहुत सादा होते हैं और हम सबकी ज़रूरत है इतने सादा होने के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, गंदम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है बल्कि हम तो एक्सपोर्ट भी करें। तो मोहसिन भट्ट, क्या वजह है कि किसान इनके हाथों ब्लैकमेल भी होते हैं और बेचारे जो अपने हुकूक के लिए निकलते हैं उन्हें उस तरह से हुकूक भी नहीं मिलते? तो आखिरकार किसान क्या कर सकते हैं और फौरी तौर पर ये जो मुजाहरा कर रहे हैं, जो मुतालबात हैं उनके, वो कैसे अब मनवा सकते हैं इसको? देखिए रमशा, बात यह है कि यहाँ पे हमारे फूड डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो उनका आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है। वो ये कहते हैं कि अगर हम एक सीज़न गंदम की ख़रीदारी का एक सीज़न लगा लें तो सारी उम्र के लिए हमारे पास इतने पैसे आ जाएंगे कि हम सारी उम्र ऐश कर सकते हैं, किसी नौकरी की किसी कारोबार की ज़रूरत नहीं है। यानी इस एक सीज़न में इतना ज़्यादा लूट लिया जाता है कि इनके सारी उम्र की रोटियां पूरी हो जाती हैं। मेरा ताल्लुक़ विहाड़ी से है, मेरी फैमिली
और मेरे यहाँ पे लाहौर में ताल्लुकात के बावजूद अच्छा मोहसिन जरा रुकिएगा, खालिद महमूद खोकर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है जो कि किसान इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। खालिद साहब बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं और क्या परेशानियां किसानों की इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम जी इस दफा जी वालेकुम सलाम। गंदम की पैदावार बहुत अच्छी है जी, लेकिन हुकूमत का जो टारगेट है 4 मिलियन टन, हमारी टोटल जो एक्सपेक्टेड पैदावार है पंजाब की वो है 22 मिलियन टन, जिसमें से हुकूमत सिर्फ 4 मिलियन टन खरीदना चाहती है। और उससे भी हुकूमत ने 15 अप्रैल को बारदाना देना था, उसके बाद आज 28 तारीख होगी, अभी तक हमें बारदाना की लाइन में लगाया हुआ है काश्तकारों को। और खासकर जनूबी पंजाब में तो काश्तकारों का बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप मुल्तान शहर में देखें तो लोगों ने आके गंदम के स्टॉल लगा लिए हैं, लोग सड़कों पर बैठ के गंदम बेच रहे हैं। तकरीबन 200 रुपए फी मन उनको काश्तकार को नुकसान हो रहा है जी इस वक्त, हर काश्तकार को। और इतना जो सिस्टम बनाया गया वो काश्तकार को की तजलील की गई है, उसको जलील करने के लिए उसको लाइन में लगा दिया गया है। उसने क्या काम किया है, वो फूड सिक्योरिटी का जामिन है। उसने गंदम क्यों पैदा किया? फूड सिक्योरिटी के लिए, ताकि पाकिस्तान में कोई मसला ना हो। लेकिन उसके बदले उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो खड़ा है, कभी पुलिस वाले उसको डंडे मारते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। मैं उसके जज्बात का लफ्जों में इहाता तो हुकूमती सतह पर कोई सुनवाई कर रहा है किसानों की, या आप लोगों से किसी ने बातचीत करने की कोशिश की या नहीं हुई है अभी तक? हमारे साथ देखिए जी, कोई भी हुकूमती लेवल पे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है, बिल्कुल ही। और काश्तकार के मैं आपको बताऊं कि काश्तकार अब सोच रहा है कि हम गंदम क्यों काश्त करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वाहिद गंदम है जिसकी स्पोर्ट प्राइस में मिल रही है, जिसकी वजह से आज इतनी पैदावार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोकर हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन भट्टी ने, मैं वक्त रजवानी और जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाजत, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।